कहते हैं कि हमारा प्यारा भारत समय से भी ज्यादा पुराना है। एक समय था जब भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, बट फिर हमने झेला 500 सालों का गुलामी, पहले मुगलों के अंदर, फिर अंग्रेजों के अंदर, और इन सारी चीजों ने भारत को बदल के रख दिया पूरी तरीके से। बट 500 सालों का ये लंबा स्ट्रगल तब खत्म होता है जब हमें समझ आता है कि हमें अपने देश के लिए लड़ना होगा। नेशनलिज्म का भावना हम सब में जागता है, और इन सारी चीजों का शुरुआत होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और आज का ये स्टोरी या वीडियो कह लो तुम, यही बताने के लिए है कि किस तरीके से हम इंडियंस ने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो आओ शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब तुम्हें पता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था ना, तो हमने डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था। हमें मजबूर करा गया था कि तुम हमारी कॉलोनी हो तो तुम हमें सपोर्ट करो, और हम मजबूरी में सपोर्ट करते हैं। बट ये सपोर्ट हमें बहुत भारी पड़ता है। अब कैसे पड़ता है ये जानते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। अब अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी क्रश तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्त हंस के बातें कर रही होती है ना, तो यार तुम्हारी गांड ठीक है जलेगा ना, थोड़ा भी हो। तो बिल्कुल ऐसे जब हमने अंग्रेजों का साथ दिया था ना अपने दिल से, उसके बदले में हमें जब कुछ नहीं मिला तो हमारा भी जला था यार। जब उनको हमारा सपोर्ट चाहिए था हमने दिया, और बदले में हमें क्या मिला? ब्रिटिश आर्मी का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना, उसे बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर का खर्चा निकाल पाए। और इस कारण इंडिया के अंदर पे महंगाई दुगना हो गया था 1913 से लेके 18 तक, जिसका नतीजा ये होता है कि हम इंडियंस को बहुत ही महंगाई का मार सहना पड़ता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, जब उन्हें लड़ने के लिए सोल्जर्स चाहिए था तो हमारे गांव से लोगों को पकड़ पकड़ के जंग पे भेज दिया जाता था, लड़ने के लिए, मरने के लिए। और उसी बीच इंडिया के अलग अलग इलाकों में फसल बर्बाद होता है। 1918 से लेके 1919 और 1920 से लेके 21 तक का जो ये समय था ना, वहां में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे हमारा फसल बर्बाद होता है, जिस वजह से जो फूड शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक सेंसस बनता है 1921 का, जिसके हिसाब से 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं बस फेमाइन, और एक बीमारी होता है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसके कारण वो एक ऐसा दौर बन चुका था जब हम इंडियन जब भी अंग्रेजों को देखते थे ना, तो मन से बस एक ही बात निकलता था, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हम 500 सालों का ये गुलामी झेल के थक चुके थे। हमें कोई ऐसा चाहिए था जो इन सारी चीजों से हमें आजाद करे। अब सही में बताओ तो हमें एक मसीहा का जरूरत था, और वही मसीहा 1915 को साउथ अफ्रीका से आता है गांधी जी के रूप में। अब जैसे अमेरिका को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका है ना, उसी तरीके से हमें बचाने के लिए आता है गांधी जी। ओ बीवी, पक्का गांधी जी के पास कोई सुपर पावर होगा, है ना? नहीं, कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन वाला पावर था, बट हमारे गांधी जी के पास बस पावर ऑफ सत्याग्रह था। सत्याग्रह यानी कि पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो मजाक कर रहे हो ना बीवी? इससे लड़ेंगे हम अंग्रेजों से और हमें मिलेगा आजादी। अरे सही में यार, ये काम करता है, इसीलिए तो हम आजाद हुए आज। सिंपली बताओ तो सत्याग्रह का मतलब ये था कि नॉन वायलेंस एक ऐसा तरीका जो दुनिया के अंदर पहली बार किसी ने इस्तेमाल किया था, जिससे देश को आजादी मिलने वाला था। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि कोई अगर एक चीज है जो हम सबको यूनाइट कर सकता है ना, तो वो है नॉन वायलेंस। और ये चीज काम भी करता है। तुम्हें पता है, हम यूनाइट होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। अब गांधी जी ने ये जो अपना सत्याग्रह का आइडिया था कि शांति से बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे, ये इंडिया में आते 3 जगह पे करते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है चंपारण के अंदर पे 1917 को। गांधी जी आते हैं चंपारण बिहार के अंदर। आके वो देखते हैं कि यहाँ के किसान लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। एक ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था जहाँ में किसानों को मजबूरन इंडिगो यानी कि नील की खेती करने को कहा जाता था। अब इससे अंग्रेजों को तो बहुत फायदा होता था, बट किसानों को वहाँ के बिल्कुल फायदा नहीं होता था। यहाँ तक कि वो जो जमीन है वो भी बंजर हो जाता था जब भी नील की खेती करा जाता था। अब गांधी जी की मौजूदगी ने वहाँ के किसानों को मोटिवेट किया अपने हक के लिए लड़ने के लिए, और वो आंदोलन करते हैं, और वो आंदोलन सही में सक्सेसफुल होता है। अब फिर गांधी जी आते हैं गुजरात के अंदर खेदा डिस्ट्रिक्ट, और आके वहाँ पे एक सत्याग्रह करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, किसानों के साथ 2 प्रॉब्लम था। एक तो फसल बर्बाद हो चुका था, और उस समय एक बीमारी प्लेग एपिडेमिक चारों ओर फैल रहा था, जिस वजह से वहाँ के किसान सरकार को टैक्स यानी रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था। अब गांधी जी आए और एक अपना सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया वहाँ पे, जहाँ किसान सीधा सीधा डिमांड कर रहे थे कि देखो फसल बर्बाद हो चुका है, जिस वजह से हम इस बार का जो रेवेन्यू है वो दे नहीं पाएंगे, तो उसे माफ कर दो। अंग्रेज प्रेशर पे आके मान जाते हैं, और ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहता है। अब इसके बाद 1918 को गांधी जी आते हैं अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात से कि उनका जो वर्किंग कंडीशन है बहुत ही बुरा है, और उन्हें वेजेस बहुत कम मिलते हैं काम के लिए। अब गांधी जी ने वहाँ भी अपना सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया, वर्कर्स का साथ दिया। नतीजा ये होता है कि वहाँ भी ये सक्सेसफुल होता है, जो उनका वर्किंग कंडीशन और जो वेजेस है वो इम्प्रूव करा जाता है। अब बैक टू बैक 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाने के बाद गांधी जी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं
हाँ कुछ बड़ा करना है तेरे को। अब उसी बीच इंडिया के अंदर पे काला कानून जिसे कहते हैं रोलेक्ट एक्ट बहुत ही पॉपुलर हो चुका था 1919 को। ये एक्ट इतना पावरफुल था उस समय में कि पूरे कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये पावर देके रखा हुआ था कि किसी को भी पकड़ के जेल पे डाल सकते हो और 2 साल तक तुम्हारे ऊपर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। समझ रहे हो बात? अगर पुलिस वालों को लगा कि तुम कुछ सरकार के खिलाफ कुछ चुतियापा करने का सोच रहे हो तो तुम्हें पकड़ के जेल पे डाल दिया जाएगा और 2 साल तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होने वाला। जिस चीज का अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया। जब भी कोई अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा ही प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता था तो अंग्रेज ये रोलेक्ट एक्ट का बहाना से उन्हें पकड़ के 2 साल के लिए जेल पे डाल देते थे। और तभी गांधी जी ने 1919 को ये डिसाइड किया कि इस रोलेक्ट एक्ट को खत्म करने के लिए हमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट करना होगा। एक सत्याग्रह लॉन्च करा गया रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जिसे कहा गया रोलेक्ट सत्याग्रह। ये पहली बार था इंडिया की हिस्ट्री पे जब कोई नेशन वाइड अलग अलग इंडिया के कोनों पे प्रोटेस्ट चल रहा था रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। बट 10 अप्रैल को एक ऐसा चीज होता है जिसने सत्याग्रह को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। अमृतसर के अंदर पे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस आता है और वहां पे गोली चला देता है। अब इसके बाद देश के अलग अलग कोनों पे वायलेंस होना शुरू हो जाता है। एक तरफ पुलिस वायलेंस कर रहा था, एक तरफ पब्लिक वायलेंस कर रहा था। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। देखो मार्शल लॉ क्या होता है कि अगर ये लग गया ना तो तुम कोई प्रोटेस्ट रैली कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सीधा गोली तक मार दे सकते तुम्हें वो लोग। और ऐसा एक सीन होता है 13 अप्रैल को, द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट। आज भी लोगों का रूह कांप जाता है जब इसके ऊपर बात उठता है। 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है जहाँ जालियांवाला बाग के अंदर पे एक लार्ज क्राउड जमा होता है। कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट करने आए हुए थे, बट दूसरी तरफ जो साल का बैसाखी मेला चल रहा था उससे अटेंड करने लोग आए हुए थे। इन मासूम लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। जनरल डायर अपने मिलिट्री के साथ आता है, जो भी एग्जिट पॉइंट था बाहर निकलने का उसे बंद कर दिया जाता है और ओपन फायर कर दिया जाता है क्राउड के ऊपर। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े मारे जाते हैं। कहा जाता है कि वह एक कुआं था। जब इस तरीके से गोली चल रहा था चारों ओर, लोग अपना जान बचाने के लिए उस कुएं पे कूद गए थे। अब जब इस चीज का खबर पहुंचता है देश भर में तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एक तरफ कॉलोनियल गवर्नमेंट था तो दूसरी तरफ पब्लिक था। जम के वायलेंस होता है और इसका नतीजा ये होता है कि गांधी जी कहते हैं कि अब मैं इस सत्याग्रह को बंद कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर कि ये रोलेक्ट एक्ट के ऊपर सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं होता। तो बहुत आसान सा 3 रीजन है इसका। पहला तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट, दूसरा इस इंसिडेंट के कारण जो कॉलोनियल गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच मारामारी होता है, एंड तीसरा बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। हाँ नेशन वाइड था बट उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा गांधी जी ने सोचा था। और सबसे दुख की बात तो ये कि जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने इस तरीके से आम लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाया, तो उनका कहना ये था कि मुझे सत्याग्रही को डराना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। अरे बीबी मैंने ना जनरल डायर के ऊपर एक शायरी लिखा है, सुनाओ। हाँ सुना दो, लिखा है तो। सुनो। तुम अमीर हम गरीब, तुम अमीर हम गरीब, हम झोपड़ी वाले तुम भोसरी वाले। अब रोलेक्ट सत्याग्रह के अनसक्सेसफुल होने के बाद गांधी जी को बात समझ आया कि अगर मुझे अंग्रेजों से लड़ना है ना तो पूरे इंडियंस को मुझे साथ लाना पड़ेगा मेरे, तभी मैं इनसे लड़ पाऊंगा। और ये चीज तभी हो पाएगा अगर मैं हिंदूस और मुस्लिम्स को एक कर दूं। उस समय का सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि हिंदूस लड़ रहे थे स्वराज के लिए, यानी कि अंग्रेजों का रूल चाहिए नहीं था, हमारा खुद का देश है, हम खुद संभालेंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम्स लड़ रहे थे खिलाफत इशू को लेकर। अब तुम सोच रहे होगे कि ये खिलाफत इशू क्या है, तो सुनो। आज का जो ये मॉडर्न टर्की है ना, इसे एक समय पे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुस्लिम एक किंगडम हुआ करता था। पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड था ना वो पूरी तरीके से रेस्पेक्ट करता था ऑटोमन एम्पायर का और उनका जो लीडर था खलीफा का। अब ये वो खलीफा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये जो ऑटोमन एम्पायर का हेड था उसे कहते थे खलीफा। अब वर्ल्ड वॉर 1 बुरी तरीके से ऑटोमन एम्पायर हारता है ब्रिटिश आर्मी से। अब रूमर ये चल रहा था क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन से हारता है तो ब्रिटेन एक बहुत ही कड़ा ट्रीटी को इम्पोज कर देगा ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। एक तरीके से तुम समझो कि गुलाम बना देगा, जैसे कि उन्होंने इंडिया को बनाया था। इस चीज के लिए इंडिया में मुस्लिम्स लोग लड़ रहे थे, जिसे खिलाफत इशू का नाम दिया था उन्होंने। अब गांधी जी को यहाँ पे दिखा मौका, उन्होंने सोचा कि क्यों इसी मौके का मैं फायदा उठाकर हिंदू और मुस्लिम्स को एक कर दूं। उस समय इस खिलाफत इशू के लिए इंडिया पे एक खिलाफत कमेटी बनता है बॉम्बे के अंदर पे 1919 को, जिसे लीड कर रहा था 2 अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनसे जाके गांधी जी ने बात किया और समझाया कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम्स अगर यूनाइट हो जाए ना तो अंग्रेजों से हम आसानी से लड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी दुश्मन है के और हमारा भी दुश्मन है के, तो क्यों ना हम यूनाइट हो जाए और उनका कान फाड़ दे। मतलब समझ रहे हो मेरी बात। अब दोनों अली ब्रदर्स को भी यहाँ पे सेंस दिखता है तो उन्होंने भी एग्री किया, हाँ हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एंड फिर जाके गांधी जी ने इस मुद्दे को कांग्रेस सेशन के अंदर पे उठाया सितंबर 1920 को। और जिसके बाद फाइनली ये सीन होता है कि हाँ एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करा जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ, जहाँ पे
खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। और इसी को जाके हम आगे कहने लगे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को क्यों चुना था, ऐसा क्या खास था इसमें। तो गांधी जी ने 1909 को एक किताब लिखा था हिंद स्वराज के नाम से। वहां पे बताया था ये बात कि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना के इसलिए रख पा रहे क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं। यार इंडिया के अंदर में ना कुछ ऐसे चाटने वाले लोग हैं जिन्हें अंग्रेजों का चाट के मजा आता है, और इस वजह से यार मतलब अंग्रेज सदियों से हमारे ऊपर गुलामी करते आ रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर हम इंडियंस अंग्रेजों का साथ ना देना तो 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेज ये देश छोड़ के भाग जाएंगे और हमें स्वराज मिल जाएगा, यानी कि आजादी मिल जाएगा। अब देखो उस समय में ना कांग्रेस हमारा एक लौता पार्टी हुआ करता था जो आजादी के लिए लड़ रहा था। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे इंक्लूडिंग गांधी जी, वो कांग्रेस का ही पार्ट था। अब गांधी जी का जो ये आइडिया था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसके बारे में जाके कांग्रेस सेशन के अंदर बातचीत किया, कैसे ये करना है वो बताया कि ये जो मूवमेंट होगा वो 2 स्टेजेस पे होगा। पहला था कि जो भी अंग्रेजों ने अबॉर्डेड टाइटल्स हम इंडियंस को दिया था ना, उसे सरेंडर कर देना कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा टाइटल, रखो तुम्हारे पास। दूसरा चीज, उस समय जो भी अंग्रेजों का सर्विसेज चल रहा था इंडिया के अंदर पे, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड, सबको कर देना है बॉयकॉट। अब ये करके हम करेंगे अंग्रेजों का विरोध। अगर फिर भी अंग्रेज नहीं मानते और हमें दबाने की कोशिश करते, तब हम लॉन्च करेंगे अपना सेकंड स्टेज इस मूवमेंट का, जो कि होगा फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। अब गांधी जी का ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जो गांधी जी से एग्री नहीं करते थे। उनका 2 पॉइंट था कि पहला तो कई सारे कांग्रेस लीडर्स बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे काउंसिल इलेक्शन को, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक बार अगर हम काउंसिल इलेक्शन जीत गए ना तो हम जाके कानून में बैठेंगे और कानून को बदल देंगे, और जिससे हम अपने देश को बदल पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोबारा स्टार्ट करते तो ये हो सकता है दोबारा रोलेक्ट एक्ट की तरह वायलेंस क्रिएट करे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है हम सबके लिए। लंबा डिस्कशन चलता है इस चीज के ऊपर। एक तरफ गांधी जी थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही करना है, और दूसरी तरफ ऐसे लीडर्स जो कहते थे कि नहीं ये बकवास आइडिया है। बट लंबा डिबेट और डिस्कशन के बाद फाइनली दिसंबर 1920 को नागपुर कांग्रेस सेशन के अंदर पे ये डिसाइड किया गया, ओके फाइन, हम गांधी जी से एग्री करते हैं, क्योंकि गांधी जी को हम रोक नहीं पाएंगे तो सपोर्ट कर देते। तो नागपुर सेशन पे ये डिसाइड करा गया कि चलो करते हैं इंडिया भर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब तुमने ये जान लिया कि क्यों अंग्रेजों से लड़ने के लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चुना था, और कैसे ये करना था वो भी बता दिया था गांधी जी ने। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। पहले बात करते कि शहरों में क्या हाल था। तो शहरों में ना ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। मेनली स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लॉयर्स ने अंग्रेजों का जो भी इंस्टीट्यूट था ना उसे बॉयकॉट कर दिया था कि नहीं हम तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, और अपना लॉ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। काउंसिल इलेक्शन जिसके बारे में कांग्रेस के कुछ लीडर्स बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, अब क्योंकि गांधी जी का बात सुन के उन्होंने भी इसे बॉयकॉट कर दिया था। फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लॉथ्स दोनों को बॉयकॉट कर दिया था। दारू की दुकानों को बंद करवा दिया था। कुल मिला के इस मूवमेंट का जो पहला शुरुआत होता है ना शहरों में धूमधाम से होता है। अब इसका नतीजा ये हो रहा था कि इकोनॉमिकली हम इंडियंस को ये फायदा पहुंचा रहा था। फॉरेन क्लोथ जो कि हम बाहर से मंगवाते थे ना वो आधा हो चुका था, जो कि सिंपल इंडिकेट कर रहा था कि अब इंडियंस विदेशी कपड़ा को छोड़कर खादी को अपना रहे थे। दूसरा, मर्चेंट और ट्रेडर्स ने जो फॉरेन ट्रेड है उसे करने से मना कर दिया था कि हमें फॉरेनर से ट्रेड करना ही नहीं है, बिजनेस करना ही नहीं है। इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। कॉटन टेक्सटाइल और हैंडलूम जो भी हाथ से बनाया हुआ चीजें था ना उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि जो डिमांड पहले अंग्रेज पूरा कर रहे थे अब वो डिमांड हम इंडियंस पूरा कर रहे थे अपने आप से ही। अब ये सब देख के तुम्हें लग रहा होगा कि शहरों के अंदर पे तो ये आंदोलन धूमधाम से चल रहा था, बट रुको दिक्कत था यहाँ पे। हमने विदेशी कपड़ों को छोड़कर खादी तो अपना लिया था, बट खादी बहुत महंगा था जो आम लोग, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पहला दिक्कत था। दूसरा दिक्कत यह था कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स जिन्होंने अंग्रेजों का जो इंस्टीट्यूट था वहाँ काम करने से, पढ़ने से और पढ़ाने से मना कर दिया था, बट उनके पास सब कुछ था ही नहीं करने को। वो नल्ले बेरोजगार हो गए थे इंडियन टिकटॉकर्स की तरह। तो अब ऐसा तो बन के ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह सकते ना, तो दोबारा क्योंकि कोई ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ वो पढ़ सके, पढ़ा सके या काम कर सके, तो वो मजबूरन जाके उन्हीं अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट पे काम करना, पढ़ना, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब शहरों के बारे में जान लिया, अब गांव में चलते हैं। रेबेलियन इन कंट्री साइड। देखो गांव में ना 2 तरीके का आंदोलन चल रहा था, एक किसानों का, एक ट्राइबल पीपल्स का। पहले बात करते हैं किसानों का, स्पेसिफिकली बात करते हैं अवध के अंदर सीन क्या चल रहा था किसानों का। तो देखो अवध के अंदर पे एक ऐसे आंदोलन चल रहा था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। अब देखो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन अंधा था, तो ये क्या करते थे अपनी जमीन को गरीब किसानों को भाड़े पे दे देते थे। हमारे जमीन पे तुम लोग खेती करो, इसके बदले में तुम हमें रेंट देना। जैसे यार तुम जब रेंट पे बैठते हो तुम्हें अपने मालिक को रेंट देना होता है, मतलब देने को मन तो नहीं करता बट देना होता है, राइट। अब यहाँ में भी सीन कुछ ऐसा ही चल रहा था, बट तुम्हें पता है बीइंग ए रेंट ओनर हर कोई छूतिया ही होता है।
समय से पहले भाड़ा मांगना, हर 1 साल के बाद भाड़ा बढ़ा देना, मतलब ये तो है उनका। अब उस जमाने में भी ऐसा ही था। ये जो तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स थे ना, ये ज्यादा रेंट चार्ज करते थे किसानों से, साथ साथ 2-3 मीठा बात करवा के ये बेगर सर्विसेज करवाते थे, यानी कि बिना पैसा दिए काम करवा देते थे। अब ये चीज तो सही नहीं है, राइट। इस चीज के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे। इस मूवमेंट के अंदर पे उनका डिमांड ये था कि रेंट कम करो, दूसरा ये जो बेगर बिना पैसे दिए काम करवाते हो इसे बंद करो, और कुछ जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स है जो गरीब किसानों को इंसान नहीं जानवर समझते हैं, उन लोगों को सोशल बॉयकॉट करो। अवध के अंदर पे इन किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करता है 2 इंसान, एक तो बाबा रामचंद्र और दूसरा नेहरू जी। एक स्लोगन बहुत फेमस हो गया था उस समय, नाई धोबी बंद। लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स थे ना, जो आम किसानों को इंसानी नहीं समझते थे, उन लोगों को नाई यानी कि बाल काटना, धोबी यानी कपड़ा वपड़ा धोना, जो भी मतलब बेसिक सर्विसेज दिया जाता है ना, ये सब नहीं दिया जाएगा उन्हें। अब देख के यहाँ पे जेन्युइन लग रहा है कि हाँ, किसानों के साथ गलत हो रहा है, बट किसान भी कम नहीं थे। देखो, इस आंदोलन का भी एक ड्रॉबैक होता है। गुस्से में आकर आम किसान तालुकदार्स और मर्चेंट्स के घरों पे अटैक कर देते हैं, बाजारों को लूटते हैं, और कुछ लोकल लीडर्स गांधी जी का नाम लेके आम लोगों को ऐसा कह के भड़का देते हैं कि अब से हमें टैक्स नहीं देना है, एंड जो भी जमीन है ना, लैंडलॉर्ड्स जमींदारों से छीन के हम पे यानी गरीबों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब ये बात गांधी जी ने कहीं भी नहीं कहा था, उन्होंने बस ऐसे मन से कह दिया था। क्या यार, इन लोगों ने गांधी जी को गांडू जी समझ लिया था क्या? क्या मतलब गलत है यार ये। तो इससे ना ही गांधी जी खुश था, ना ही कांग्रेस खुश था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देना एग्जाम पे कि कांग्रेस और गांधी जी किस बात से अवध के अंदर में जो ये आंदोलन चल रहा था इससे खुश नहीं था, तो ये पॉइंट्स तुम लिख देना जरूर। बात करते आंध्र प्रदेश के अंदर पे किस तरीके से ट्राइबल लोगों ने अपना एक आंदोलन चला के रखा हुआ था। देखो, उस समय अंग्रेजों ने जंगल में आने से ट्राइबल पीपल्स को मना कर दिया था। अब देखो, मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं ये दिक्कत समझ सकता हूँ। अगर तुम ट्राइबल लोगों को जंगल में जाने से रोकते हो ना, तो तुम बस जंगल में जाने से नहीं रोक रहे, तुम उन्हें अपने घर में जाने से रोक रहे हो। ट्राइबल पीपल्स के लिए जंगल बस जंगल नहीं, उनका घर है, उनका रोज रोटी चलता है वहां से। तो जब उन्हें जंगल नहीं जाने दिया गया, तो उनका जो लाइवलीहुड और जो उनका ट्रेडिशनल राइट्स जो हजारों सालों से चलते आ रहा था, वो छिन चुका था उनसे। इसके साथ साथ जब भी सड़कें उड़के बनाया जाता था ना उन एरियाज पे, तो ट्राइबल लोगों को पकड़ के जबरदस्ती बेगर्स करवाया जाता था, यानी कि जबरदस्ती काम करो हमारे लिए, सड़कें बनाओ, बिना पैसा दिए। 1 रुपया नहीं मिलता था उन्हें, बस गुलामों की तरह काम करते थे। अब इतना गलत जब हो रहा था तो इसे रोकना तो पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश के अंदर पे जो गुडेम हिल था ना, वहाँ पे एक आंदोलन का शुरुआत होता है जिसे कहते हैं गोरिल्ला मूवमेंट। अब यहाँ में क्या होता है, छुप के अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया जाता था एंड अंग्रेजों के नाक पे दम कर दिया जाता था, जिसे लीड कर रहा था अलूरी सीताराम राजू। अब ये एक यूनिक पर्सनैलिटी था सही में। ये अपने आप को मानता था कि इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स है, ये भविष्य देख सकता है, ब्ला ब्ला कई सारी चीज। बट यहाँ पे जो खास बात ये था कि ये बंदा गांधी जी का बड़ा फैन था। गांधी जी का जो आइडिया था नॉन कोऑपरेशन का, इसे इसने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि इसने लोगों को खादी पहनने के लिए कहा और दारू वारू पीने के लिए मना कर दिया। बट ये एक चीज से गांधी जी से एग्री नहीं करता था। अलूरी सीताराम राजू का मानना था कि स्वराज यानी कि आजादी ना लड़के ही मिल सकता है, शांति ऐसे प्रोटेस्ट करके नहीं मिल सकता भाई। तो इसीलिए ये गोरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। बट तुम्हें पता है, अब लड़ोगे तो मरोगे भाई। 1924 को अंग्रेजों ने राजू को पकड़ लिया और एग्जीक्यूट कर दिया। बट फिर भी क्योंकि उसने देश के लिए इतना कुछ करा था, तो आज भी वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट फिगर है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब अलूरी सीताराम राजू का बात सुन के ना मुझे मेरे और मेरे दोस्तों का याद आ गया यार। हमने क्लास 10 तक जितना ही बदमाशी करना था ना, वो बाथरूम में किया। बट 10th के बाद भाई खुलेआम बदमाशी चला हमारा। मतलब क्लास में सो जाना, मन ना करे तो क्लास से सीधा चला जाना। मतलब समझ रहे हो, हम सीनियर हो चुके थे। हाँ, अपने आप का औकात दिखाना था हमें। बट ये सारी चीज़ें बदल जाता है जब क्लास 12 पे आती है एक मैम, मतलब नई आई थी, यू नो। अच्छा लगता है जब पढ़ाने वाली औसम हो, तो पढ़ने का मजा अलग होता है ना। तो हमने कसम खा लिया कि अब से हम सुधर गए ब्रो, क्लास मिस नहीं कर रहे, फुल अटेंशन, क्योंकि हमें किसी और का अटेंशन जीतना था ना। समझ रहे हो मेरी बात? चलो ऑफ द टॉपिक चले गए, पॉइंट पे आते हैं। अब बात करते हैं मेरे बर्थ प्लेस आसाम का। तो आसाम के अंदर पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, उन्होंने स्वराज का अपना ही मतलब बना लिया था। उनके लिए स्वराज का मतलब इतना था कि यार देखो, हमें ना बस हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा पाए। तुम्हें सुन के ये लग रहा होगा कि ये क्या है, इधर से उधर जाने के लिए भी ये कौन सा आजादी चाहिए उन्हें। उनके साथ क्या हो रहा था उस समय, एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट,
जो कि 1859 को बना था। अब ये एक्ट ये कहता था कि तुम प्लांटेशन वर्कर्स बिना परमिशन के टी गार्डन से बाहर नहीं निकल सकते। बट देखो, जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, अब तो अच्छे दिन आने वाले, अब तो गांधी राज आने वाला है, हमें अपने गाँव पे जमीन मिल जाएगा जहाँ हम खेती करेंगे, रहेंगे, अब यहाँ नहीं रहना हमें। वो अपना प्लांटेशन छोड़ छोड़ के घर के लिए निकल देते, बट वो घर तक पहुंच नहीं पाते। रास्तों पे ही पुलिस उन्हें पकड़ लेते, बुरी तरीके से मारते और घसीट कर उन्हें टी गार्डन पे दोबारा काम करने के लिए लेके आते। अब ये जितने भी मूवमेंट्स अलग अलग जगह पे चल रहा था ना, यहाँ पे आखिर में कहीं ना कहीं जाकर वायलेंस हो ही रहा था। जबकि गांधी जी ने साफ साफ मना किया था कि देखो यार, नॉन वायलेंस, ठीक है, बट हम लोगों को क्या है, हमें तो बस मचाना था, हमें तो वायलेंस करना था, तो हम कर रहे थे। अब इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था कि भाई साहब, ये जो भी हो रहा है सबको रोकना होगा, और वो चीज था चोरी चोरा इंसिडेंट। फरवरी 1922 को यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पे एक जगह है चोरी चोरा। पीसफुल प्रोटेस्टर्स मार्केट पे अपना डेमोन्स्ट्रेशन निकाल रहे थे। वहीं पे पुलिस आता है और पब्लिक और पुलिस के बीच सीन क्रिएट हो जाता है, भसर मच जाता है, गोली चलता है पुलिस की तरफ से, फिर पब्लिक भड़क जाता है, पुलिस स्टेशन को जला देता है, जिस वजह से 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। और ये एक इंडिकेशन था कि भाई साहब बहुत हो चुका है, हद से ज्यादा हो चुका है। गांधी जी को समझ आता है कि अब मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे बंद करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि गांधी जी को लगा कि वायलेंस बहुत बढ़ चुका था, तो अब सत्याग्रही को ट्रेन करने का जरूरत है ऐसे बड़े बड़े मास स्ट्रगल्स के लिए। तो इसी के साथ जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका होता है अंत। अब इसी बीच इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में दो बड़े बड़े चीज होता है। पहला तो द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड 1929 को फैलता है। ये क्या था, बेसिकली एक इकोनॉमिक सिचुएशन था जहाँ पूरी दुनिया का हालत खराब था, तो इंडिया का भी हालत खराब होता है, क्योंकि इंडिया उस समय एग्रीकल्चर इकोनॉमी था। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसका हालत बहुत ही खराब हो चुका था। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें थे ना, उन सब का प्राइस गिर चुका था। जो हम एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बाहर पे, वो ना के बराबर हो चुका था, यानी कि डिक्लाइन हो चुका था। इसका नतीजा ये होता है कि जो किसान मेहनत करके खेती करके अपना हार्वेस्ट को ला रहे थे ना मार्केट पे, वो बिक नहीं रहा था। दूसरा जो इवेंट था वो है साइमन कमीशन। देखो, अंग्रेजों ने ना अपना जो भी इंग्लैंड से एक कमीशन बनाकर भेज दिया था, जिसका हेड था सर जॉन साइमन। तो कमीशन का नाम भी इसलिए साइमन कमीशन पड़ता है। अभी साइमन कमीशन का काम ये था कि इंडिया में आकर देखना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम कैसा है और इसके अंदर पे क्या क्या चेंजेस सजेस्ट करा जा सकता है वो करे। बट यहाँ दिक्कत ये था कि इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था जहाँ कुछ सजेशंस आने वाला था, बट वहाँ पे इंडियन नहीं था, लिटरली एक इंडियन नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे लिए कानून बनने जा रहा था और हम ही नहीं थे, वहाँ मतलब सेंस नहीं बन रहा, राइट। तो अब इंडिया पे एक नारा बहुत ज्यादा फेमस होता है जिसे कहते हैं गो बैक साइमन का नारा। लोग सड़कों पे आते हैं और इस साइमन कमीशन के खिलाफ खड़े होते हैं कि तुम वापस जाओ, हम इंडियंस अपना देश खुद संभालेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाएंगे, हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका था इस साइमन कमीशन के खिलाफ कि उस समय का जो वाइसरॉय था ना, लॉर्ड इरविन, वो इस सिचुएशन को संभालने के लिए आगे आता है और कहता है कि देखो, मैं एक ऑफर देता हूँ तुम सब इंडियंस को, आजादी तो नहीं दे सकता बट हाँ एक चीज दे सकता हूँ, डोमिनियंट स्टेटस। अब ये क्या था, इंडिपेंडेंस नहीं था, बट हाँ हमारे अंदर पे रहकर तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने देश को जिस हिसाब से चलाना है, कानून बनाना है, बनाओ। जिसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया गया, जहां में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस करवाना है यहाँ आके डिस्कस करो। बट उस समय के जो कांग्रेस के लीडर्स थे, स्पेशली नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम तुम्हारे आइडिया से बिल्कुल एग्री नहीं करते, हमें और अंग्रेजों का गान गुलामी नहीं करना यार, आजादी चाहिए। दिसंबर 1922 को लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, जिसका प्रेसिडेंसी नेहरू जी के अंडर पे था, और यही पे डिसाइड किया जाता है कि अब फॉर्मली कांग्रेस डिमांड करेगा पूर्ण स्वराज का। अब तक डिमांड बस चल रहा था स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए, एटलीस्ट कानून अपना बना सके ये सब, बट अब पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। अंग्रेज बिल्कुल चले जाओ यहाँ से। अब यहाँ फिर एंट्री होता है गांधी जी का। गांधी जी ने देखा कि हाँ, ये जो पूर्ण स्वराज का आइडिया है बहुत ही सही आइडिया है, बट इसमें एक दिक्कत है, पूर्ण स्वराज के लिए हम इंडियंस को इकट्ठा आना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। अब गांधी जी ने देखा ये चीज एक तरीके से हो सकता है, एक अगला रेवोल्यूशन का शुरुआत। वो क्या हो सकता था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके लिए गांधी जी ने चुना साल्ट को। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, जहाँ पे गांधी जी ने टोटल 11 डिमांड्स रखा था इरविन के सामने पे, और उसमें से एक डिमांड ये था कि जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है इसे हटा दो। गांधी जी ने इस लेटर को लिखते हुए अल्टीमेटम दिया था, या तो हमने जो डिमांड्स दिया है ना इसे 11 मार्च से पहले तक पूरा करो, या फिर हम जरूर करेंगे सिविल डिसोबीडियंस का कैंपेन। बट लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि गांधी जी नहीं गांडू जी है। बट पता है तुम्हें कि गांधी जी कौन है? हाँ,
हल्के में ले लिया गांधी जी को, तो अब गांधी जी को हल्के पे लेंगे तो सीन तो क्रिएट हो गई। तो गांधी जी ने क्या किया, द फेमस साल्ट मार्च का शुरुआत, जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। अब इससे पहले कि हम पढ़े क्या है साल्ट मार्च, कैसे हुआ ये जानते हैं कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना पूरे इंडिया के लोगों को यूनाइट करने के लिए। तो इसका 3 कारण बन सकता है। देखो, पहला चीज तो नमक क्या है, आम लोग, चाहे तुम अमीर हो गरीब हो, सब कुछ चाहिए। दूसरा चीज ये है कि नमक जो कि एक नेचुरल चीज था, उसके ऊपर अंग्रेज भारी टैक्स लगा के रखे हुए थे। और नमक का जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर पे, वहां भी अंग्रेजों ने मोनोपोली रखा हुआ था कि हम बनाएंगे नमक, हम बेचेंगे नमक, हम टैक्स लगाएंगे। अब गांधी जी को मौका मिला था, तो मौका का चौका मारा गांधी जी ने और साल्ट मार्च यानी कि डांडी मार्च का शुरुआत किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और गांधी जी के 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स साबरमती आश्रम से डांडी तक का सफर तय करते हैं। यह सफर चलता है लगभग 24 डेज का, जहाँ हर एक दिन 10 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था। जहाँ भी गांधी जी रुकते थे वहाँ स्पीच देते थे, बताते थे कि क्या होता है पूर्ण स्वराज, कैसे हमें मिलेगा वो। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये साल्ट मार्च इतना फेमस हुआ था, सिर्फ इंडिया पे नहीं, पूरे वर्ल्ड भर में ये फेमस हुआ था। तुम्हें पता है नेल्सन मंडेला ये भी गांधी जी से इसी समय बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे। अमेरिका तक में गांधी जी का चर्चा चल रहा था कि एक पतला दुबला इंसान मतलब पूरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पड़ा है और उसके साथ पूरा इंडिया यूनाइट हो चुका है। फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी साबरमती से डांडी का जो सफर था वो पूरा करते हैं। वो डांडी पहुंचते हैं और समुद्र का पानी था उससे नमक बनाते हैं और अंग्रेजों का जो कानून है उसे तोड़ते हैं। और इसी से शुरुआत होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तुम लोग के लिए एक सवाल दे रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो, आई नो गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन है, राइट, तो उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था अपने जीवन के ऊपर, तो उस किताब का नाम क्या है मुझे बताओ। अगर तुमने पढ़ा हुआ है उनका ऑटोबायोग्राफी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा हुआ है गूगल पे सर्च करो, पता करो, बट उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ। मैं देखता हूँ कि तुम में से कितने लोगों को जनरल नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, ये नॉन कोऑपरेशन से थोड़ा अलग था। नॉन कोऑपरेशन के अंदर पे हमने कहा था कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, बट यहाँ पे हमने कहा कि हम तो विरोध करेंगे, साथ देना तो दूर की बात है। इंडिया के अलग अलग कोनों पे लोगों ने साल्ट लॉ जो था उसे तोड़ा, जो फॉरेन गुड्स था उन्हें बॉयकॉट करा गया, जो दारू की दुकानें थे उन्हें बंद करा गया। अब ट्राइबल पीपल्स जंगल के अंदर एंटर करते हैं बिना ये सोचे कि अंग्रेजों का कानून हमें क्या कर लेगा। अगर तुम मुझसे पूछो तो एक ऐसा सिचुएशन बन चुका था जहाँ पूरे इंडियंस को लग रहा था कि वो तो बैक बेंचर्स है, जो मन में आए वो कर रहे थे, वो उन्हें अंग्रेजों के कानून से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बाप का रास्ता, तो जो मन में आए वो करेंगे, जितना हो सके अंग्रेजों का विरोध करेंगे यार। अब अच्छा वाला ये आंदोलन देश भर में चल रहा था, आगे से लोग आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट फिर वही गांधी जी का सीन होता है, गांधी जी आते हैं और पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करवा देते हैं और इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं जिसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से गांधी जी के साथ क्या हुआ था, क्या उनके सर पे चोट मिल गया था? नहीं, देखो ऐसा नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि गांधी जी नहीं गांडू जी है, बट असलियत कुछ और था। गांडू तो हम थे। गांधी जी ने हमें शुरुआत से मना करा हुआ था कि वायलेंस नहीं करने का है ब्रो, बट हमें कि जिंदगी में बसर मचाना है हमें। हमने जगह जगह पे वायलेंस करा और इस वायलेंस को कंट्रोल पे लाने के लिए अंग्रेजों ने भी अपने तरीके से वायलेंस करा। जितने भी उस समय के कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें पकड़ कर जेल पे डाला गया। गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा फॉलोअर हुआ करता था अब्दुल गफर खान, अब इन्हें पकड़ के 1930 को जेल पे डाल दिया और बाद में जाके गांधी जी को खुद भी जेल में जाना पड़ा। और जैसे गांधी जी को जेल पे डाल दिया गया तो वायलेंस और बढ़ता। पब्लिक का सीन ऐसा था कि तुमने कैसे हमारे लीडर को जेल पे डाल दिया। अब इसे रोकने के लिए अंग्रेज भी अपने तरीके से वायलेंस करते हैं, सिचुएशन बिगड़ता है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे बिना कोई वायलेंस करे, उनके ऊपर अंग्रेज इनके ऊपर लाठी चार्ज करते, बुरी तरीके से मारते, जिनके अंदर औरत बच्चे ये भी शामिल होते हैं। अब पूरी सिचुएशन को कंट्रोल पे लाने के लिए, सारी चीजों को रोकने के लिए गांधी जी ना चाहते हुए भी अपना जो भी ये सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट था ना, इसे वापस लेते हैं और लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करते हैं मार्च 1931 को, जिसे कहते हैं द गांधी इरविन पैक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या समझौता किया था गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ जिस वजह से ये पूरा अच्छा वाला चलता हुआ आंदोलन को रोकना पड़ा। इसके लिए हम जानते हैं, चलो ये क्या है गांधी इरविन पैक्ट। तो इस समझौते के अंदर बात कुछ ऐसा होता है कि गांधी जी अपना ये आंदोलन जो भी चल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इसे वापस लेंगे यानी कि बंद कर देंगे और पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन के अंदर पे हो रहा था उस पे। और इसके बदले में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो क्या करेगा, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैद करा हुआ था जेल में उन्हें छोड़ देंगे। याद है तुम्हें जब हमने साइमन कमीशन के खिलाफ जो गो बैक साइमन का नारा लगाया था, उस समय लॉर्ड इरविन आते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल पे लाने के लिए कहते हैं कि डोमिनेंट स्टेटस देंगे वो हमें, और साथ साथ कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाएंगे जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा नहीं होगा उसके बारे में हम इंडियंस बात करेंगे। अब ये वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जहां गांधी जी ने कहा था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, जबकि पहले इंडिया ने कहा था कि हम नहीं करने वाला ऐसा कुछ, हमारा देश है, हम चलाएंगे, हम बनाएंगे कानून अपना। बट सिचुएशन को अब कंट्रोल में लाने के लिए गांधी जी ये पैक्ट साइन करते हैं, यानी कि समझौते के अंदर पे आते
और लंदन जाते। बट तुम्हें पता है अंग्रेज कितने दोगले होते हैं, लेके तो जाते हैं अंग्रेज, बट अब अपने शर्त पे वो नचा रहे थे गांधी जी को। गांधी जी बहुत ही बुरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गए। इंडिया वापस आते हैं। इंडिया में आने के बाद गांधी जी देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमारा आवाज को दबाने के लिए एक नया साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया था। अब्दुल गफर खान और नेहरू जी को जेल पे डाल दिया था। कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। अब गांधी जी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, ना चाहते हुए भी गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 को फिर से दोबारा स्टार्ट किया, ताकि वो पूरा जो सिचुएशन है उसे दोबारा अपने कंट्रोल पे ला सके। बट अब बहुत देर हो चुका था। जिस तरीके से लोगों ने पहले पार्टिसिपेट किया था, इस बार ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। इस पूरे आंदोलन ने अपना मोमेंटम खो दिया था। लगभग 1 साल चलता है, जिसके बाद ये पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है। अब अंग्रेजों के दबाव पे आकर गांधी जी ने ये आंदोलन बंद तो करवा दिया था, बट अब देखना यह है कि लोगों ने किस तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट किया था। पहले बात करते हैं कि किस तरीके से रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जो अमीर किसान कम्युनिटी था ना, स्पेशली जो गुजरात के पाटीदार्स थे और यूपी के जाट्स, इन्होंने बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था 1929 को, इसने बुरी तरीके से इनका जो भी धंधा था एग्रीकल्चर को लेके यहाँ इम्पैक्ट डाला था। बट अंग्रेजों ने ये साफ साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे साथ जो भी हो, हमें तो अपना जो है रेवेन्यू का हिस्सा वो देना ही पड़ेगा। तो इनके लिए स्वराज यानी कि आजादी का मतलब ये था कि हमें ना ये रेवेन्यू ना देना पड़े। तो इन्होंने दिल खोल के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। बट जब गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था ना, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। तो फिर जब दोबारा 1932 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब तुम देखना आगे यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं ना, जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उनका स्वराज का मतलब अलग अलग था। अब जैसे इन अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब ये था कि हमें रेवेन्यू ना देना पड़े अंग्रेजों को। उसी तरीके से जो गरीब किसान थे, जो क्या करते थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जमींदार थे, उनके जमीनों पे खेती करते थे और उसके बदले में इन्हें रेंट देते थे। तो डिप्रेशन के कारण तो इन्हें भी इम्पैक्ट पड़ा था ना। तो इनके लिए अब आजादी का मतलब ये था कि हमें रेंट ना देना पड़े, जो हम डिप्रेशन के टाइम दे नहीं पाए थे वो सब। बट उस समय कांग्रेस इन गरीब किसानों का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर कांग्रेस गरीब किसानों का साथ देंगे ना, तो उससे जो अमीर किसान थे ना, वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनके जमीन पे ही तो ये खेती करते थे। तो उन्हें रेंट नहीं मिलेगा तो वो भड़केंगे। तो कांग्रेस इससे दूर था, जो भी आंदोलन इन गरीब किसानों का चल रहा था वहां से। तो उस समय के जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया था। बट अंग्रेजों ने ऐसा पॉलिसीज इंडिया के अंदर में बना के रखा था, जिससे इंडियन बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स थे, उन्हें बिजनेसेस में रोका जाए, उन्हें प्रॉफिट ना करने दिया जाए, क्योंकि जितना प्रॉफिट था वो तो उन्हें करना था ना। तो उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि एक ऐसा समय आए जहाँ कॉलोनियल जो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है वो हट जाए, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर पाए बिना कोई रुकावट के। वो चाहते थे कि फॉरेन गुड जो इंडिया पे इम्पोर्ट होके आ रहा है ना, वो ना हो, क्योंकि फॉरेन गुड उस समय बहुत ही सस्ता था। अब ये चीज इंडिया के बिजनेसमैन के लिए अच्छी बात नहीं थी। तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय के, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला, इन्होंने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और जो भी फॉरेन गुड्स थे ना, उन्हें बेचने या खरीदने से मना कर दिया था। अब इसके बाद वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज पे काम करते थे, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था इस आंदोलन के अंदर। तो सही बताऊं ना मैं तो देखो, नागपुर के अलावा इंडिया के अंदर पे वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन नाक के बराबर था। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस बहुत ही क्लोज था इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ। बट फिर भी कुछ वर्कर्स आगे आते और इस जो भी आंदोलन है इसे सपोर्ट करते, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते, रैलीज एंड स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करवाते। उन्होंने भी अपना मांग को सामने रखा कि हमारा वेज रेट को बढ़ाया जाए, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करा जाए। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कांग्रेस बहुत ही ज्यादा क्लोज था इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ, तो उन्होंने जो ये वर्कर्स का डिमांड था ना, उसे मानने से इनकार कर दिया था। वो झिझक रहे थे, क्योंकि इससे शायद हो सकता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से वो नाराज हो जाए। अब बात करते हैं कि औरतों ने किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो सही बताओ तो हमारे देश के औरतों ने बहुत ही लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन दिया था अपना। जिस दौरान गांधी जी साल्ट मार्च कर रहे थे ना, जो औरतें वो घर से बाहर निकल कर गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। कई औरतों ने घर से बाहर निकल कर इन प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट किया। जो साल्ट लॉ था उसे तोड़ा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, दारू की दुकानों को बंद करवाया, यहाँ तक कि कई औरतें तो जेल भी जाती है। मेनली जो औरतों का पार्टिसिपेशन शहरों पे होता है ना, वो हाई कास्ट फैमिलीज से होता है, और गांव के अंदर पे जो अमीर किसान थे ना, उनके जो औरतें थे वो आगे आते थे लड़ने के लिए। देखो यहाँ भी बात वही पैसे वाला ही था, क्योंकि ये जो हाई क्लास फैमिली के जो औरतें थे ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी था, मौका था, इसलिए वो जाके पार्टिसिपेट कर पाए। जबकि ये मौका गरीब औरतों को नहीं मिलता है। जब तुम्हारे सर पे ये बोझ होता है ना कि घर कैसे चलाए, तो तुम देश चलाने के बारे में नहीं सोचते। खैर जो भी हो, गांधी जी के कहने पे औरतें घर से बाहर निकल कर आती थी। उन्हें लगता था कि देश का सेवा करना तो हमारा धर्म है। बट देखो यहाँ पे दुख की बात ये थी कि उस समय औरतों ने बहुत जम धम के पार्टिसिपेट तो किया था, बट उन्हें कोई खास पोजीशन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि गांधी जी का ये मानना था कि औरतों को घर में रहना चाहिए, अच्छी माँ और बीवी बनकर। और सबसे अजीब तो कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस इस बात से डर रहा था कि अगर औरतों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया तो कांग्रेस के अंदर भी कोई एक पोजीशन मिल जाएगा उन्हें। तो कांग्रेस ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता था।
अब बात करते हैं स्पेसिफिकली दलित्स का कैसा पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। देखो कांग्रेस लंबे समय से दलित्स को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अगर दलित के साथ होते, उनका बात सुनते, डिमांड्स को मानते ना, तो इससे जो हाई कास्ट हिंदूस है ना वो हमसे नाराज हो जाएंगे। तो वो लोग हाई कास्ट हिंदूस को नाराज नहीं करना चाहते थे। बट दूसरी तरफ गांधी जी दलित्स को बहुत ही प्यार करते थे। वो तो दलित्स को हरिजन कहते थे, भगवान के बच्चे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें स्वराज चाहिए ना तो वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ये जो अनटचेबिलिटी है ना ये जो हमारे दिमाग से नहीं हटाते। बट खैर जो भी था, प्रैक्टिकल रियलिटी वही था कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा था दलित्स को, जिस वजह से दलित्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। अब यही पे एक इंसान का एंट्री होता है जो कि दलित्स का मसीहा बन के आता है, B.R. अम्बेडकर। नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1930 को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसी के साथ साथ उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट का। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज था, ये हमारी यूनिटी को तोड़ सकता था। तो गांधी जी बैठ गए अनशन पे कि भाई देखो अगर तुम ऐसा डिमांड करोगे ना तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, निर्जल उपवास कहते हैं ना, उस पर बैठ गए थे कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना ये जो डिमांड है इसे वापस नहीं लिया तो मैं भूखा रहूंगा, और तब तक भूखा रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे देश के आजादी में, तो मेरा कहना रहेगा ये पॉइंट गांधी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। उन्होंने लिटरली देश को तोड़ने से रोका था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मानते इस बात से कि चलो मैं जो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया है उसे वापस लेता हूँ, और यही पे साइन होता है द फेमस पूना पैक्ट। सितंबर 1932 को दो चीज के लिए एग्री होता है। पहला चीज ये था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड कर रहे थे ना इसे वापस लेंगे, और इस चीज के बदले उन्हें क्या मिलता है, रिजर्व सीट्स। यस, जितने भी दलित जो आज के समय SC से ना उन्हें मिलता है रिजर्व सीट, यानी कि जो भी आज तुम रिजर्वेशन का सिस्टम देखते हो इसका फाउंडेशन यही से होता है, इस पूना पैक्ट के अंदर ही, जो कि मैंने बताया साइन करा गया था सितंबर 1932 को। अब वापस आते हैं उस सवाल के ऊपर, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीट्स पे क्या डिफरेंस है। जब मैं बात करता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे बस दलित लोग ही वोट देंगे, दलित ही चुन के आएगा, सब कुछ दलित लोगों का होगा। लिटरली एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा ना देश के अंदर ही एक अलग कंट्री बनने वाला। बट रिजर्व सीट क्या है, तुम कुछ सीट्स को जगह जगह पे दलित के लिए रिजर्व कर दोगे। वोट कोई भी दे सकता है, बट जो इलेक्टेड लीडर होगा वो एक दलित ही होगा। अब बात करते हैं मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन का। तुम्हें पता है कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वहाँ पे खिलाफत इशू सामने आ रहा था, तो मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था। बट धीरे धीरे आगे क्या होता है, कांग्रेस जो होता है वो जो नेशनलिस्ट हिंदू ग्रुप था ना, लाइक हिंदू महासभा, उनके साथ जुड़ जाता है, एसोसिएट हो जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच टेंशन बढ़ता है। एक तो कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच दूरियां बढ़ता है, और जगह जगह पे दंगे, राइट्स, ये सब होने लगता है। और मुस्लिम्स के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी था उस समय, मुस्लिम लीग। इसका जो लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, ये वही इंसान है जिसने भारत को तोड़ा था, याद रखना। तो इसने डिमांड किया कि मुझे चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए। बट फिर उसने अपने इस डिमांड को कहा कि ठीक है मैं ये डिमांड गिव अप करूंगा, बट दो कंडीशन पे। और वो दो कंडीशन क्या क्या था, पहला चीज मुस्लिम्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व करो उसी तरीके से जैसे तुमने दलित्स के लिए किया था। सेकेंड चीज, पंजाब एंड बंगाल दो ऐसे जगह था जहाँ पे मुस्लिम्स का पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा था, तो यहाँ पे हमें सीट्स थोड़ा ज्यादा रिजर्व पे चाहिए पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब ये दोनों कंडीशन ही कांग्रेस ने माना नहीं, तो इस वजह से जो कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच जो दूरिया था वो बढ़ रहा था। और तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया गया तो मुस्लिम्स लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था यहाँ पे। तो कुल मिला के कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स था जिसने कंट्रीब्यूट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अनसक्सेसफुल करने में। एक एक करके सबको समराइज कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या लिमिटेशंस था इस आंदोलन का। पहला तो तुम्हें मैंने बताया क्योंकि दलित्स को कांग्रेस इग्नोर कर रहा था तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस आंदोलन के अंदर। मुस्लिम्स के साथ भी केस वही था क्योंकि कांग्रेस उस समय जो हिंदू महासभा के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गया था, तो इस वजह से मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। और कई सारे और इश्यूज था जिसके बारे में हमने बात किया। फिर अमीर किसानों का बात करते, उन्होंने पहले तो बहुत सपोर्ट किया था जब 1931 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत किया गया था। बट जब जैसे ही इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो दोबारा जैसे लॉन्च करते हैं ना, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना। फिर इसी तरीके से कांग्रेस, तुम्हें पता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का बहुत ही सपोर्टर था, तो जो वर्किंग क्लास था उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था कि हमें तो इसमें कुछ फायदा ही नहीं दिख रहा। कांग्रेस तो बस बिजनेसमैन लोगों को सपोर्ट कर रहे, तो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था लार्ज स्केल पे इस आंदोलन के अंदर। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ऐसे क्या क्या चीज है जो हमें एकजुट करते हैं। तो हमने एक साथ, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं अमीर गरीब आजादी के लिए लड़े थे, यानी कि एक फ्रीडम स्ट्रगल था सब लोगों के लिए। तो इसे भी हम कह सकते हैं एक सिंबल है यूनिटी का, यानी कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का। अब उसके बाद कल्चर का बात किया मैंने, कल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें यूनाइट करने पे। हाँ, हो सकता है हम थोड़े थोड़े अलग है, बट कल्चरली देखो ना तुम, थोड़ा वो डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलैरिटीज भी है। फिर है
फिगर्स एंड इमेजेस। अब एक देश को इमेजिन करने के लिए फिगर्स एंड इमेजेस से अच्छा और क्या ही हो सकता है। हमने अपने भारत को इमेजिन किया भारत माता से। अब हमारे भारत माता का जो पहली बार किसी ने इमेज बनाया था, उस बंदे का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके साथ साथ ही एक गाना भी लिखा था इन्होंने, वंदे मातरम। आई नो तुम्हें पता होगा, तुम्हें गाते भी होगे। तो उस समय की फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इस गाने को बहुत ही पॉपुलराइज करा गया था। लोग इसे गा गा कर अपना जो भी प्रोटेस्ट अंग्रेजों के खिलाफ शो करते थे। फिर देखो, ये भी एक भारत माता का ही इमेज है जिसे बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, अलग है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। इस इमेज के अंदर पे भारत माता को दिखाया गया एक सन्यासी, काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनके हाथों पे भी दिखा के सिंबलाइज करा गया है। अब इसके बाद जो इंडियन फोक टेल्स थे, यानी कि दंत कहानियां पुराने समय, ठीक है, इसने भी हमें एकजुट करने पे मदद किया। इसमें देखो 2 लोगों का नाम आता है। बंगाल के अंदर पे रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी कहानियां बहुत फेमस है, तुमने कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। और दूसरा मद्रास के अंदर पे नतीसा शास्त्री, इनका जो तमिल फोक टेल्स था ना, ये भी काफी फेमस था साउथ के अंदर पे। अब अगला था फ्लैग, ऐसा सिंबल जो तुम्हें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, तुम्हारे दिल के अंदर एक देशभक्ति की भावनाओं को जगाता है। मैं तुम्हें मेरा किस्सा सुनाता हूँ। तो क्या था, जब मैं आई गेस 7th या 6th पे था, तो असेंबली के टाइम आई वाज लाइक, तुम्हें पता है बहुत बदमाश लड़का था मैं बचपन से ही, तो असेंबली में ध्यान नहीं देता था। एंड हमारा एक सर था, सिंह सर, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। लाइक जब भी असेंबली हो रहा होता था, स्पेशली जब इंडिपेंडेंस डे या कुछ भी होता था, तो फ्लैग होस्टिंग का टाइम पे जब नेशनल एंथम बजता था ना, तो वो छाती ताने का रहते थे। बट मैं और मेरे दोस्त बातें करते रहते थे। एक बार हमें पकड़ लिया गया, बाय गॉड, सबके सामने मुझे बहुत जोर से एक चाटा पड़ता है। एंड बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, वो चाटा मुझे आज भी याद है। मन तो कर रहा था कि इस बंदे का नाम है, ठीक है, लाइक लिटरली उस समय अपने आप को बहुत बड़ा सोचता था मैं, तो सबके सामने चाटा तो इज लाइक आत्मसम्मान को हानि पहुंचा गया है, यहाँ पे बदला तो लिया जाएगा। बट लगभग 3-4 दिन के बाद सर मेरे पास आया और मुझे समझाया, जो ज्ञान मैं तुम्हें नहीं देना चाहता क्योंकि तुम अंडरस्टैंडिंग हो, मेरी तरह जानवर नहीं हो, आई नो, बट जो भी हो, मुझे समझ आया कि जो मैं कर रहा था वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। सो उस दिन के बाद से मैंने भी सर का ही कॉपी करना शुरू कर दिया। छाती तान के जब भी नेशनल एंथम बजता था या फ्लैग के सामने कुछ भी सीन होता था, आई एम लाइक दैट। खैर, बैक टू द स्टोरी। पहला ट्राई कलर फ्लैग जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में इस्तेमाल करा गया था, वो ये था, ग्रीन, येलो एंड रेड। इन 3 कलर से इसे कंबाइन करा गया था। 8 लोटस दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, जो कि सिंबलाइज कर रहा है उस समय का 8 प्रोविंसेस को। और यहाँ पे देखो आधा मून और सन, जो कि सिंबलाइज कर रहा है हिंदू एंड मुस्लिम्स का यूनिटी को। फिर गांधी जी ने अपना एक फ्लैग डिजाइन किया था, वो भी ट्राई कलर फ्लैग था, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। सेंटर पे एक चरखा था जो कि आत्मनिर्भरता को सिंबलाइज कर रहा था। अब आखिरी चीज, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ये एक ऐसा चीज है जो सच में काम करता है हमें यूनाइट करने पे, हमारे अंदर पे जो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है उसे जगाने। अंग्रेजों ने हमारा इमेज कुछ इस तरीके से बना दिया था कि तुम लोग यार पिछड़े लोग हो, हमारे आने से पहले तुम लोग जानवर थे, हम आए और सुधार रहे अभी तुमको। बट जबकि ये चीज रियलिटी नहीं था, हमारा एक गोल्डन एरा हुआ करता था। मैंने बताया तुम्हें, हमें सोने की चिड़िया कहते थे। अब आजादी के दौरान और आजादी के बाद भी, आज तक भी मैं कहता हूँ तुम लोगों को अपना हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करो। इंडियंस को बताया गया कि देखो, हम पिछड़े हुए गवार नहीं है, हमारा भी एक डीप हिस्ट्री है, हम एक समय में महान थे और आगे जाके हम फिर बनेंगे महान। हाँ, ये तो मतलब कहने की बात ही नहीं है, एक ना एक दिन होगा जब हमारा गोल्डन एरा वापस आएगा। तो यही कुछ चीजें था जिसने हमें यूनाइट किया, हमारे अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जगाया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। आई नो काफी लंबा चैप्टर था, तुम थोड़ा बोर भी हुए होगे, बट उम्मीद है कि मेरा पढ़ाने का तरीका, स्टोरी टेलिंग करने का तरीका तुम्हें एंटरटेन किया होगा और एनिमेशन हो सब। अगर मेरा काम तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना मेहनत करके मैं तुम लोगों के लिए कंटेंट ला रहा हूँ, तो यार एक सब्सक्राइब तो मैं डिजर्व करता है तुम लोगों का। हो सके तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे तुम मुझे मोटिवेट कर रहे होगे। और मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, कर दो यार हो सके तो। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।